वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। चैप्टर हमारा चल रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूक्लियस टुडे। आज हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। न्यूक्लियस के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करेंगे और आप कह सकते हैं कि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसको मान सकते हैं। तो न्यूक्लियस जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है किसी भी यूकेरियोटिक सेल का। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे सेल को तभी ये आपको विजिबल होगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे तो आपको बहुत सारे न्यूक्लियस के पार्ट्स जो हैं बहुत अच्छे ढंग से दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, इन एनिमल सेल, अगर आप एनिमल सेल की बात करते हैं, जनरली न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है। ये जो न्यूक्लियस है ये अक्सर जो है ये सेंट्रली लोकेटेड होता है। आप न्यूक्लियस को देख पा रहे होंगे सामने फिगर पर। एनिमल सेल में यही न्यूक्लियस जो है बिल्कुल सेल के सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में अक्सर आपने देखा होगा, प्लांट सेल जब भी आप स्टडी करेंगे तो आगे भी अभी हमने उसके बारे में पढ़ना है, आप देखेंगे सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, वो जो डिफरेंट चीज़ों को स्टोर करने के लिए, डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने के लिए, पर्टिकुलरली वाटर को, सैप को स्टोर करने के लिए वो इस्तेमाल में आते हैं। और इनका साइज इतना बड़ा होता है कि अक्सर न्यूक्लियस जो है वो बिल्कुल साइड पर हो जाता है। तो मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है यूकेरियोटिक सेल का, और साइज में इतना बड़ा होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी ये दिखाई दे सकता है। एनिमल सेल में ये अक्सर सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन प्लांट सेल में इट इज पुश्ड टू द साइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेल वैक्यूल्स। चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी भी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो है वो नहीं हो सकता विद अ न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोट्स में यू विल सी दैट देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, इनफैक्ट वहां पर जो मौजूद होता है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, which is highly folded circular DNA molecule। DNA आपने सुना होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA, D for deoxy, DEOXYRIBOSE, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक होता है NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियस के अंदर 12% डीएनए मौजूद होता है। डीएनए मैं रिपीट कर देता हूं, डीएनए मींस डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज का स्पेलिंग हो गया DEOXYRIBOSE, न्यूक्लिक NUCLEIC, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, 12% डीएनए होता है, 5% आरएनए होता है, आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और 3% जो है इसमें लिपिड्स होते हैं, और बाकी जो बच गया 80%। केमिकली द न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 80% प्रोटीन्स। 80% जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। और जनरली आप देखेंगे एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम यूनिन्यूक्लिएट बोलते हैं, लेकिन कुछ सेल्स में दो भी होता है, उनको हम बायन्यूक्लिएट बोलते हैं। जैसे प्रोटोजोआ जो होता है उसमें आप देखेंगे दो न्यूक्लियाई आपको, पैरामीशियम। ठीक है, और सम सेल्स पोजेस मोर देन 2 न्यूक्लियाई। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें 2 से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, उनको हम मल्टी न्यूक्लिएट के नाम से जानते हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं, केमिकली न्यूक्लियस जो है उसमें 12% डीएनए, 5% आरएनए, 3% लिपिड एंड अबाउट 80% प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर आप स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो आप देख सकते हैं, आपको स्ट्रक्चर यहां सामने दिखाई दे रहा होगा फिगर में। तो ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती हैं। ये स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो है वो न्यूक्लियर एनवलप, आप देख पा रहे होंगे फिगर में, न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है जी, सबसे नीचे देखिए आपको न्यूक्लियर एनवलप जो है वो दिखाई देगा। ये देखिए नीचे की तरफ। ओके, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप जो है बेसिकली एक कवरिंग है, और ये दो मेम्ब्रेन्स की कवरिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली बाउंडेड बाय
nuclear envelope, in case of nuclear envelope, when we study nuclear envelope, we have to study two membranes. Actually, nucleus is bounded by two nuclear membranes. आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला मेम्ब्रेन और अंदर वाला मेम्ब्रेन, दोनों को मिलाकर न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन होती है, और दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इट इज फिल्ड विद फ्लूइड एंड इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. दिस इज नोन एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीन्यूक्लियर स्पेस, या इसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस के नाम से भी जाना जाता है. मैं आपको इसके बारे में एक और चीज बता दूं. न्यूक्लियर एनवेलप आप देख पा रहे होंगे, बाहर वाला स्ट्रक्चर, अंदर वाला स्ट्रक्चर और बीच में जो जगह है, अगर आप देखें तो देखिए जहां पर न्यूक्लियर एनवेलप लिखा हुआ है, ये जिसको मार्क कर रहा है तो आप देख रहे होंगे अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है जो बैंगनी रंग की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, और बाहर की तरफ जो है ब्लू कलर की मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हम वी कॉल इट इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीन्यूक्लियर स्पेस. ठीक है जी. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. आपको एक और चीज यहां पर दिखाई देगा, ये देखिए, ये इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर. दिस इज नोन एज न्यूक्लियर पोर. ये न्यूक्लियर पोर है. ठीक है जी. ये जो एनवेलप के बीच में छोटा सा गैप है इसको हम न्यूक्लियर पोर के नाम से जानते हैं. और ये न्यूक्लियर पोर क्यों होता है मैं आपको बता दूं. लेट मी टेल यू समथिंग. न्यूक्लियर एनवेलप एट सेवरल प्लेसेस इज परफोरेटेड. ठीक है. इट इज परफोरेटेड बाय न्यूमरस minute circular nuclear pores. And why is it so? So that movement of materials in and out could be possible. ठीक है, ताकि अंदर बाहर की तरफ मूवमेंट जो है न्यूक्लियस में वो पॉसिबल हो सके. और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये आपको रेड रेड डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये आउटर मेम्ब्रेन जो है इट बियर्स राइबोसोम्स. ये राइबोसोम्स है ऑन द साइटोप्लाज्मिक साइड एंड एट प्लेसेस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये किससे चिपके हुए होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. ये जो आप बाहर की तरफ ये नेटवर्क देख रहे हैं जिनके ऊपर डॉट्स लगे हुए हैं, ये बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. और ये जो डॉट्स हैं ये बेसिकली जो है दीज आर राइबोसोम्स. राइबोसोम्स को आगे हमने पढ़ना है, लेकिन मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, इनको हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं. तो आगे चलते हैं थोड़ा सा. इनर मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं, इट इज रादर स्मूथ. तो बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है वो आपको बड़ा रफ दिखाई दे रहा होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. लेकिन अंदर वाला जो मेम्ब्रेन होता है ये अक्सर जो होता है द इनर मेम्ब्रेन इज हाउएवर स्मूथ. तो ये था मैंने जो बताया अभी न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में. ठीक है जी. न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये एक ऐसी कवरिंग है जो बेसिकली दो मेम्ब्रेन से बनी होती है, और दोनों के बीच की स्पेस जो है उसमें फ्लूइड होता है, और स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और एक और चीज मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर एनवेलप जो है इसको इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल के लिए, ताकि न्यूक्लियस में अंदर बाहर की तरफ मूवमेंट हो सके मटेरियल की. इनको पोर्स को बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर. और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स याद होगा मैंने अभी बताया आपको, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है. इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. और इसके अलावा at places is also connected with system of membranes. ये system of membranes के साथ भी connected होती है, और इस system को we call endoplasmic reticulum. inner membrane जो है वो it is however smooth. तो चलते हैं आगे दूसरे पार्ट की तरफ. ये न्यूक्लियर एनवेलप था. अब न्यूक्लियर सैप के बारे में हम बात कर लेते हैं. इसको कैरोलिम्ब भी कहते हैं, KARYOLYMPH. ठीक है जी. न्यूक्लियर सैप नाम से ही क्लियर है कि ये एक फ्लूइड होगा. ये क्लियर है, नॉन स्टेनिंग है, और फ्लूइड है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है. इसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिए आप. इसको कैरोलिम्ब भी कहते हैं, न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, और इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं. क्लियर नॉन स्टेनिंग फ्लूइड होता है ये, और इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मेटल आयंस होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए. ठीक है. डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए इसके अंदर बहुत सारा सामान होता है, प्रोटीन होता है, मेटल आयन होता है. ठीक है. और इसके अलावा राइबोसोमल सब यूनिट्स भी होते हैं. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की. क्रोमेटिन मटेरियल नाम जितना आपको देखिए आपको दिख रहा होगा, क्रोमेटिन लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, क्रोमेटिन. और अंदर देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा धागे से बने हुए हैं, थ्रेड से बने हुए हैं, है ना. ये क्रोमेटिन मटेरियल है, ये क्रोमेटिन है.
तो इट अकर्स इन नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ये सिर्फ नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में होते हैं, फाइन फिलामेंट्स होते हैं, इनको फाइबर्स कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स। और इन फाइबर्स की खास बात ये है, ये लाइक क्रिस क्रॉस और एक डिफ्यूज नेटवर्क की, मैशवर्क की वो देते हैं, लुक देते हैं, अपीयरेंस देते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आगे जाकर सेल डिवीजन के टाइम में ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमेटिन फाइबर्स इनफैक्ट ग्रेटली एक्सटेंडेड क्रोमोसोम्स, सो 2 or more thick ribbon like chromosomes appear at the time of cell division। ये आपने याद रखना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है, क्रोमेटिन मटेरियल आगे जाकर क्या होता है, वो कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में बता दूं, ये जो है ये नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में मौजूद होता है, फाइन फिलामेंट की फॉर्म में, क्रोमेटिन फाइबर्स की तरह से, ये फाइबर की तरह होते हैं। ये फाइबर जो है, दीज फाइबर्स लाइक क्रिस क्रॉस, ओके, एंड गिव द अपीयरेंस ऑफ डिफ्यूज नेटवर्क। क्रोमेटिन फाइबर की एक और बात मैं बता दूं, क्रोमेटिन फाइबर्स आर इनफैक्ट ग्रेटली एक्सटेंडेड क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। और अक्सर जो होता है क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो जब कंडेंस होता है तो कंडेंस होकर सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है। और मैं क्रोमोसोम्स के बारे में फिर से बता दूं, मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और आपको एक और चीज बताऊं, आपको ये कोई साधारण मटेरियल नहीं है। डीएनए जो है उसमें हमारे पिछली जनरेशन की, उसके पिछली जनरेशन की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव होती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ सेल, ठीक है। और वो ग्रो करे, डिवाइड करे प्रॉपरली, इसके लिए भी क्रोमेटिन मटेरियल जो है, या डीएनए जो है, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिक सेगमेंट्स जो होते हैं डीएनए के, उनको हम जीन्स बोलते हैं, जिनको हेरिडिटरी यूनिट्स भी कहा जाता है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, इनमें पुरानी जनरेशन की सारी इंफॉर्मेशन जो है कैरी की जाती है, वो इसी के थ्रू हो पाता है, ठीक है जी। सो दीज आर हेरिडिटरी यूनिट्स। तो मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप के बारे में मैंने बताया, न्यूक्लियस के आसपास दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, व्हिच इज फिल्ड विद फ्लूइड, ओके। इनको इकट्ठे बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। इन तीनों को इकट्ठे मिलाकर हम न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। अक्सर इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, जो माइन्यूट सुराख जो होते हैं, माइन्यूट पोर्स जो होते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि मटेरियल जो है इन एंड आउट न्यूक्लियस के मूव कर सके। आउटर मेम्ब्रेन जो है, इस पे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है जी। और राइबोसोम्स मैंने आपको पहले भी बताया, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। इसके अलावा क्या होता है, इट इज आल्सो कनेक्टेड विद सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनर मेम्ब्रेन के बारे में आपको बता दूं, ये स्मूथ होता है। फिर उसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो सैप होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको हम न्यूक्लियर सैप बोलते हैं। क्लियर होता है, नॉन स्टेनिंग होता है, और इसको न्यूक्लियर प्लाज्म या कैरोलिम्फ के नाम से भी जाना जाता है। रॉ मटेरियल इसके अंदर मौजूद होता है, प्रोटीन, मेटल आयंस, एंजाइम्स, ये सब इसमें मौजूद होता है। और ये प्रोटीन्स और मेटल आयंस जो इसमें मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं, किस काम में आते हैं? फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कॉल्ड डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मैंने आपको बताया, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया, ये सिर्फ नॉन डिवाइडिंग न्यूक्लियस में होता है। फाइन फिलामेंट्स होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। और क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, ये एक्चुअली ग्रेटली एक्सटेंडेड क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं क्रोमोसोम्स के बारे में बता दूं, जब क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस होता है सेल डिवीजन से पहले, तो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। और ये जो है किससे बना होता है? डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको हम जीन्स बोलते हैं, और ये हेरिडिटरी यूनिट है। मतलब हमारी पिछली जनरेशन की सारी, और हमारी भी इनफेक्ट सारी इंफॉर्मेशन जो है ये कैरी करता है। अब अगला पार्ट है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस आपको ये दिख रहा होगा, ये बड़ा सा पार्ट जो है ना, ये गोल सा बीच में जो बॉल बना हुआ है, ये है। इसके आसपास आपको
क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो दिख रहा होगा। तो आप इस बॉल को देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है ये जनरली एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, राउंड बॉडीज होती हैं स्फीयर की फॉर्म में, और प्लूरल में हम इसको न्यूक्लियोलाई कहते हैं। सिंगुलर तो न्यूक्लियोलस होता है, प्लूरल इसका न्यूक्लियोलाई होता है। न्यूक्लियोलस NUCLEOLUS और प्लूरल न्यूक्लियोलाई NUCLEOLI, न्यूक्लियोलाई। और ये किस में मौजूद होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो है वो मैं आपको बता दूं, एक डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है जिसकी कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, और इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में इट इज रिच इन RNA एंड प्रोटीन्स। RNA मौजूद है और प्रोटीन जो है इसमें मौजूद होता है। तो मैंने अभी अभी आपको किसके बारे में बताया? मैंने बताया आपको न्यूक्लियोलस के बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। न्यूक्लियोलस, ये जो ये बॉल लाइक जो स्ट्रक्चर है बीच में, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और देख सकते हैं आप न्यूक्लियोलस इसको लिखा गया है। तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिल्स which are joined to the nuclear envelope by their ends। ठीक है जी, न्यूक्लियर मैट्रिक्स जो है ये इट इज अ नेटवर्क ऑफ फाइन क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिल्स। ये बड़ी बारीक फाइब्रिल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होती हैं और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंड दीज आर जॉइंड टू द न्यूक्लियर एनवलप बाय देयर एंड्स। और इनके एंड्स जो हैं वो किसके साथ जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं न्यूक्लियर एनवलप के साथ। और इनका काम होता है न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करना। ठीक है जी, इसका काम होता है न्यूक्लियस की शेप को मेंटेन करना। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस, तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है सेल की, उसको कंट्रोल करता है। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो सेल की, वो कंट्रोल करने का काम इस न्यूक्लियस का ही होता है। ठीक है जी, ये न्यूक्लियस ही जो है उसको कंट्रोल करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ सेल की, इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के सिंथेसिस के साथ सेल की ग्रोथ जो है इसके कारण हो पाती है। इसके अलावा राइबोसोम्स की फॉर्मेशन भी इसके कारण होती है। इसके अलावा सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम भी इसका होता है। इसके अलावा एक और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताई थी क्रोमोसोम्स की, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी करने का काम जो होता है वो जीन्स का होता है, जो क्रोमोसोम्स में मौजूद होती हैं। और पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन के बीच के रिलेशन को स्टडी करने के लिए आप जीन्स का जो है वो सहारा ले सकते हैं। बहुत सारी कमियां और बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज और नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो सब कुछ जो है इसको स्टडी करके, जीन्स को स्टडी करके आपको पता लग सकता है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ फंक्शंस के बारे में। फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। इनका काम होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। इसके अलावा इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के सिंथेसिस से ये ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। ठीक है जी, इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन भी ये देखते हैं, उसके लिए भी, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम भी इसका है। और एक और मैं बात बता दूं, इसके अंदर मौजूद जीन्स जो होते हैं, जो क्रोमोसोम्स पे मौजूद होते हैं, बहुत सारी हेरिडिटरी ट्रेट्स मींस कैरेक्टर्स जो है वो कैरी करते हैं। पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन के बीच में बहुत आराम से जो है उनके बीच की समानता, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो स्टडी करने के लिए DNA स्टडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। आपको इसके बारे में एक और चीज़ बताऊं, बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनके बारे में भी अगर स्टडी करना हो तो DNA को स्टडी किया जाता है, क्रोमोसोम्स को स्टडी किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सिस्टम जो है पूरा अच्छे से समझ आया होगा। मैंने सबसे पहले आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया, ये कहाँ मौजूद होता है और कहाँ नहीं मौजूद होता। जहाँ नहीं मौजूद होता हमने बताया उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वहाँ मौजूद नहीं होता। वहाँ मैंने आपको बताया इट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप के साथ वहाँ पर सेल नहीं है, और इसीलिए हम इसको न्यूक्लियोड बोलते हैं। उसमें दे हैव न्यूक्लियोड विच इज हाईली फोल्डेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट अ मेम्ब्रेन। खैर, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लिया के ऊपर मैंने आपको बताया कि उसका क्या नाम हो सकता है। फिर मैंने आपको कंपोजिशन बताई एक न्यूक्लियस की, 12% डीएनए, 5% आरएनए, 3% लिपिड्स और बाकी 80% जो है उसमें प्रोटीन है। फिर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आपके लिए स्टडी किया। न्यूक्लियर एनवलप मैंने बताया, न्यूक्लियर सैप के बारे में बताया, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया। और फिर लास्ट में हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। और मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक जो है बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा।